जरा सोचिए, एक नया देश बन रहा है और उसकी किस्मत लिखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। तो ऐसे में सबसे पहला सबसे जरूरी सवाल क्या होगा? जाहिर है यही सवाल उठेगा, नागरिक कौन है? ये देश किसे अपना मानेगा? और इस सवाल का जवाब ना 1949 की दिल्ली की एक सर्द रात में मिलता है। पुरानी संसद की दीवारों के अंदर भारत अपनी पहचान बना रहा था। देखिए, ये कोई आम रात नहीं थी। देश के बंटवारे का जख्म अभी बिल्कुल ताजा था। लाखों लोग अपनी जमीन, अपनी जड़ों से उखड़ गए थे और आगे क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक सवाल सबसे बड़ा था, एक ऐसा सवाल जो हर किसी के भविष्य से जुड़ा था। तो ये कहानी है एक राष्ट्र की और उसके सबसे पहले सबसे बड़े सवाल की। आखिर इस नए भारत का नागरिक कौन होगा? किसे अपना कहा जाएगा और कौन पराया होगा? ये एक ऐसा फैसला था जो करोड़ों लोगों की तकदीर लिखने वाला था। तो इस बड़े सवाल का पहला और सबसे बेसिक जवाब मिला आर्टिकल 5 में। इसे आप नागरिकता की नींव समझ सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत पर आधारित कि भाई जो भी इंसान 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहा था या यहीं पैदा हुआ था या जिसके माता पिता भारतीय थे, वो भारत का नागरिक होगा। बस एकदम सीधा साधा नियम जिसने इस धरती से जुड़े हर इंसान को अपना लिया। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं थी, क्योंकि भारत की जमीन पर एक बहुत गहरी लकीर खिंच चुकी थी। ये लकीर थी बंटवारे की, और इसने नागरिकता के सवाल को कहीं ज्यादा पेचीदा और दर्दनाक बना दिया था। लाखों लोग नई नई बनी सीमा को पार करके पाकिस्तान से भारत आए थे। उनकी आंखों में उम्मीद तो थी, लेकिन उनके पास कोई पहचान नहीं थी। सवाल था, उनका क्या होगा? और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उन लोगों का क्या, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे? क्या उनका इस देश पर कोई हक बाकी था? इन दोनों सवालों के जवाब मिलते हैं आर्टिकल 6 और 7 में, और ये दोनों एक तरह से एक दूसरे की कहानी को पूरा करते हैं। एक तरफ आर्टिकल 6 ने पाकिस्तान से भारत आए लोगों का कुछ शर्तों के साथ स्वागत किया। ये एक मानवीय कदम था। सोचिए, लाखों बेघर लोगों को एक घर मिला। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 7 ने एक जरूरी लाइन खींच दी कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान में बस गए, अब वो भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। नागरिकता की ये कहानी सिर्फ बंटवारे की सीमाओं तक ही नहीं रुकी। ये कहानी भारत की सरहदों के पार दुनिया भर में फैले अपने लोगों तक भी पहुंचती है। संविधान बनाने वालों के सामने एक और सवाल था। हमारे बहुत से लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हुए थे, तो क्या वो हमेशा के लिए अपनी मातृभूमि से कट जाएंगे? इसका जवाब आर्टिकल 8 में दिया गया। इसने एक रास्ता खोला। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अगर चाहें तो भारतीय दूतावास में अपना नाम रजिस्टर कराकर नागरिकता ले सकते थे। ये भारत का अपने ग्लोबल परिवार को जोड़ने का एक तरीका था। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता चुन ले तो? तब वफादारी और पहचान का सवाल उठता है। इस मामले पर भारत का स्टैंड आर्टिकल 9 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। एक व्यक्ति, एक नागरिकता। मतलब अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मैसेज बिल्कुल साफ था, भाई दो नाव पर एक साथ सवारी नहीं हो सकती। तो नागरिकता के शुरुआती नियम तो बन गए, लेकिन संविधान बनाने वाले सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं सोच रहे थे, वो आने वाले कल के लिए भी सोच रहे थे। तो सवाल था, भविष्य का क्या होगा? संविधान सभा में एक चिंता ये जरूर थी कि क्या भविष्य में कोई सरकार आकर इन अधिकारों को छीन सकती है? क्या ये नागरिकता परमानेंट थी? इसी चिंता को दूर करने के लिए बनाया गया आर्टिकल 10। ये एक तरह की गारंटी थी। इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति इन नियमों के तहत नागरिक है, वो नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद कोई नया कानून न बना दे। तो फिर आखिरी और सबसे अहम सवाल ये उठता था कि नागरिकता के कानूनों को बनाने और बदलने की फाइनल पावर किसके पास होगी? और इसका जवाब है आर्टिकल 11। ये हमारी संविधान सभा का आखिरी फैसला था। उन्होंने नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने का पूरा और आखिरी अधिकार भारत की संसद को दे दिया, यानी जनता के चुने हुए नुमाइंदों को। तो ये है नागरिकता की पूरी कहानी, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ये सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा ढांचा है।
एक ऐसा ढांचा जो देश की बुनियाद रखता है, बंटवारे के जख्मों पर मरहम लगाता है और भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार करता है। तो सवाल ये है कि नागरिकता की ये कहानी, जो इतने बड़े संकट के वक्त में लिखी गई थी, वो आज हमें क्या सिखाती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक देश के तौर पर हम कौन हैं और हमेशा कौन रहेंगे।